हेलो एंड वेलकम एवरीवन। आज हम लोग स्टार्ट करेंगे पॉलिटी। पॉलिटी किस लिए? जो कमिंग सीजीपीएससी है जो कि फरवरी 2026 में होगा, उसके लिए हम करेंगे। तो ये एक नया कोर्स स्टार्ट हो रहा है जो कि कॉम्प्रिहेंसिवली प्रीलिम्स प्लस मेंस की आपकी इंटीग्रेटेड प्रिपरेशन कराएगा। ठीक है, तो एक छोटी सी इंफॉर्मेशन मैं आपको दे दूं कि ये टोटली फ्री कोर्स नहीं है। ये कुछ वीडियोस जस्ट कि कैसा पढ़ाया जाएगा उसके लिए आपको यहां पर दिया गया है, अदरवाइज दिस इज अ पेड कोर्स। इसके पूरे वीडियोस आप हमारे ऐप में एक्सेस कर सकते हैं। तो लेट्स मूव फॉरवर्ड। हम सबसे पहला जो स्टार्ट करेंगे वो है यूनियन गवर्नमेंट के बारे में। यूनियन के बारे में सारी की सारी चीजें हम स्टार्ट करेंगे। यानी कि यूनियन में तीन चार चीजें आती हैं। नंबर वन क्या आ जाएगा? एक आ जाएगा लेजिस्लेचर। दूसरा क्या आ जाएगा? दूसरा आ जाता है एक लॉ बनाने वाली विंग होती है। दूसरी कौन सी विंग होती है? एक सरकार विंग होती है, एग्जीक्यूटिव। और तीसरी कौन सी विंग होती है? तीसरी विंग होती है हमारी कौन सी? होती है जुडिशियरी। मतलब कि हम क्या बोल रहे हैं, कभी भी कोई भी सरकार चलाता हो, कभी भी कोई विंग्स ऑफ गवर्नमेंट हमें समझना है तो वो कौन सी विंग्स होंगी? उसकी तीन विंग्स होंगी। एक होगा लेजिस्लेचर। तो लेजिस्लेचर मतलब कौन सा हो जाएगा? यदि हम सेंटर की बात करते हैं तो लेजिस्लेचर में हो जाएगा दो हाउस, लोकसभा प्लस राज्यसभा। यदि दो हाउस होते हैं तो इसको क्या बोलते हैं? इसको बोला जाता है बाई कैमरल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। बाई कैमरल मतलब दो हाउस। यदि किसी में एक हाउस है तो उसको क्या बोला जाएगा? यूनिकैमरल। जैसे कि जब हम स्टेट्स के बारे में पढ़ेंगे तो हम क्या पढ़ेंगे? कुछ स्टेट्स में एक हाउस है, कुछ स्टेट्स में दो हाउस है। उदाहरण के लिए छत्तीसगढ़ में कितने हाउस हैं? छत्तीसगढ़ में सिर्फ और सिर्फ एक हाउस है, लेजिस्लेटिव असेंबली। तो सिर्फ और सिर्फ लेजिस्लेटिव असेंबली है तो क्या बोलेंगे उसको? यूनिकैमरल। वहीं पर यदि कोई ऐसा स्टेट है, ऐसे कितने बाई कैमरल स्टेट है, कुछ स्टेट्स में दो हाउस भी हैं, लेजिस्लेटिव असेंबली और लेजिस्लेटिव काउंसिल, तो उनको हम क्या बोलेंगे? बाई कैमरल स्टेट। ठीक है, और इसी में यदि आप देखोगे, इसमें आप देखोगे तो क्या होगा? कुछ स्टेट्स ऐसे 6 स्टेट्स हैं जहां पर बाई कैमरल लेजिस्लेचर मतलब कि दो हाउसेस मिलते हैं। तो कभी भी हम सरकार की बात करेंगे, सबसे पहला कौन सी विंग होती है? लेजिस्लेचर विंग। दूसरी होती है जो इसको इंप्लीमेंट करे, तो लॉ बनाने वाली विंग को क्या बोलते हैं? लेजिस्लेचर। तो इसके जो सदस्य होते हैं इनको हम क्या बोलते हैं? मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। और वैसे ही जो स्टेट लेवल पर जो सदस्य होते हैं उनको हम क्या बोलते हैं? मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली, एमएलए। तो ये एक पहला ऑर्गन ऑफ गवर्नमेंट होता है। दूसरा ऑर्गन क्या होता है? खुद गवर्नमेंट। तो केंद्र के बारे में हम बात करेंगे तो क्या होगा? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, यानी कि केंद्रीय सरकार, यूनियन गवर्नमेंट होगा। तो ये आएगा। तीसरी यदि हम बात करते हैं तो तीसरी विंग होती है जुडिशरी। तो यदि हम सेंटर के बारे में बात करें तो सेंटर में कौन हो जाएगा? जुडिशरी, सुप्रीम कोर्ट। तो यदि हम यूनियन बात करते हैं, अब आपको ये समझ में आ गया होगा, यदि हम यूनियन बात कर रहे हैं तो यूनियन में क्या आएगा? यूनियन लेजिस्लेचर आएगा। यूनियन लेजिस्लेचर नंबर वन। और यूनियन लेजिस्लेचर में कितने पार्ट्स होते हैं? दो पार्ट। नंबर वन लोकसभा, नंबर टू राज्यसभा। सबके बारे में हम एक एक करके देखेंगे। सेकंड में हम देखेंगे केंद्रीय सरकार, यूनियन गवर्नमेंट। और तीसरा यदि हम देखेंगे तो ये तीसरा आ जाएगा जुडिशरी, यानी कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया। मतलब कि जब हम यूनियन की बात करें हैं, कम से कम तीन तो हमको पढ़ना पड़ेगा। इसके बाद हम अंदर जब बात करेंगे तो देखेंगे भैया कि गवर्नमेंट में कौन कौन आ जाता है, तो हम अलग अलग तरीके से देखेंगे। प्रेसिडेंट आ जाता है, वाइस प्रेसिडेंट आ सकता है, तो वो सब हम आगे जब पढ़ेंगे तो डिटेल में देखेंगे। अभी मेरे दिमाग में क्या क्लैरिटी बैठनी चाहिए? यदि मैं यूनियन की बात कर रहा हूं तो यूनियन इंक्लूड्स एक लेजिस्लेचर जिसमें दो भाग होते हैं, लोकसभा, राज्यसभा। दूसरा केंद्रीय सरकार, और तीसरा क्या हो जाएगा? जुडिशरी, यानी कि सुप्रीम कोर्ट। तो ये तीनों जो है ये कंस्टिट्यूट करेगा हमारा यूनियन। और ये कौन से पार्ट पर है? ये है पार्ट 5 में।
ध्यान रखिएगा ये चीज, ठीक है। तो आपका सीजीपीएससी प्रीलिम्स का पहला क्वेश्चन एक बार आया है शायद 2018 या 19 का, आई एम नॉट श्योर, कि पार्ट 5 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डील्स विथ विच ऑफ द फॉलोइंग। पार्ट 5 जो है, भाग 5 है, इनमें में से किन भागों में बात करता है? तो किससे बात करता है? वो यूनियन से रिलेटेड बात करता है, ठीक है। बात समझ में आ गई? तो जैसा कि अब हमारा यूनियन होता है, तो जब हम स्टेट के बारे में बात करेंगे तो क्या होगा? वैसे ही हम स्टेट के बारे में भी पढ़ेंगे। यानी कि जब हम सेंट्रल की बात कर रहे हैं तो 3 विंग, वैसे ही स्टेट के बारे में बात करेंगे तो 3 विंग, और लोकल गवर्नमेंट थोड़ा सा अलग रहेगा, बट मेजरली क्या रहेगा यहां पर? एग्जीक्यूटिव काम करेगा, यानी कि इंप्लीमेंट करने वाला काम करेगा। तीनों ऑर्गन में क्या क्या काम रहता है? सबसे पहले लेजिस्लेचर क्या काम करेगा? लॉ बनाने का काम करेगा। दूसरा, सरकार क्या करती है? उसको इंप्लीमेंट करने की ट्राई करती है उस लॉ को। और तीसरा क्या है? चेक करती है जुडिशरी। ये तीनों के बारे में और डिटेल जब हम उनके बारे में पढ़ेंगे तो ये पता चल जाएगा। बट इतना ही पढ़ के मुझे क्या पता लग जाएगा? एक चीज पता लग जाएगी। नंबर 1, यदि मैं आपसे पूछता हूं सुप्रीम कोर्ट कौन से भाग में मेंशन्ड है, कौन से पार्ट में है, तो वो कौन से पार्ट में रहेगा? पार्ट 5 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। ऐसा ही मैं आपसे पूछता हूं प्रधानमंत्री कौन से पार्ट में मेंशन्ड है? अगेन पार्ट 5। तो जितने भी यूनियन गवर्नमेंट के कोई भी चीज बात होगी वो कौन से भाग में बात होगी? वो होगी पार्ट 5 में, ठीक है। पहले प्रकार के ऑब्जेक्टिव इस प्रकार से आते हैं। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अगला कुछ क्लासेस में मैं और डिस्कशंस भी कराऊंगा, पुराने क्वेश्चन को भी बताऊंगा, तो आपको समझ में आएगा। इस तरीके से बारीकी से पढ़ेंगे आप तो कितना ज्यादा आसान हो जाएगा पूरे के पूरे प्रीलिम्स और मेंस को अटेम्प्ट करना, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करते हैं स्ट्रक्चर, जो अपन ने ऑलरेडी बात कर ली, कहीं पर भी 3 होते हैं। अब देखिए, सबसे पहले जो हम बात करेंगे, सबसे पहले हम बात कर रहे हैं एग्जीक्यूटिव के बारे में, ठीक है। तो एग्जीक्यूटिव में कौन कौन आता है? सबसे पहले कौन आ जाता है? प्रेसिडेंट। और प्रेसिडेंट की पोजीशन आप जानते हो, सबसे ज्यादा हाईएस्ट पोजीशन किसी की भी होती है, वो किसकी होती है? प्रेसिडेंट की। सेकंड हम बात करेंगे वाइस प्रेसिडेंट। थर्ड, ये प्रेसिडेंट धोखे से फिर से हो गया है, प्राइम मिनिस्टर, फिर काउंसिल ऑफ मिनिस्टर और अटॉर्नी जनरल। ये सारे क्या आ जाते हैं? ये आ जाते हैं यूनियन एग्जीक्यूटिव के मेंबर्स। तो यदि हम बात करेंगे यूनियन एग्जीक्यूटिव, सारे के सारे किस में रहेंगे? पार्ट 5 में रहेंगे, नंबर 1। और इसमें कौन कौन इंक्लूडेड रहेगा? सबसे पहले प्रेसिडेंट इंक्लूडेड रहेगा, दूसरे नंबर पर वाइस प्रेसिडेंट इंक्लूडेड रहेगा, तीसरे प्राइम मिनिस्टर, चौथा वो सारे संसदीय मिनिस्टर्स और अन्य मिनिस्टर जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर में मौजूद रहेंगे, और लास्ट में अटॉर्नी जनरल। यदि आप किसी भी टर्म से नहीं फेमिलियर हैं, नहीं जानते हैं जैसे अटॉर्नी जनरल क्या है, तो बिल्कुल भी टेंशन नहीं लेना है, क्योंकि हम एक एक को डिटेल में पढ़ेंगे, ठीक है। लेकिन आज का उद्देश्य क्या है? आज का उद्देश्य है हम प्रेसिडेंट को उठा के डिटेल में करेंगे। बात समझ में आई? प्रेसिडेंट को एक एक चीज को हम डिटेल में उठा के करेंगे। ध्यान रखिएगा, 2 चीजें आती हैं, कुछ चीजें डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं और कुछ चीजें आर्टिकल भी याद करने रहते हैं। तो कौन कौन से महत्वपूर्ण आर्टिकल आपको याद रखने हैं वो क्लास के एंड में मैं आपको जरूर बताऊंगा, उस टॉपिक के खत्म होने के बाद। अभी आपको किस में ध्यान देना है? अभी आपको बस और बस एक ही चीज में ध्यान देना है। वो चीज क्या है कि आपको समझते जाना है। लास्ट में कौन से आर्टिकल याद रखना है, कैसे याद रखना है, ये मैं आपको बताऊंगा, ठीक है। नेक्स्ट हम बात जाते हैं प्रेसिडेंट के। तो सबसे पहले हम क्या बात करते हैं? प्रेसिडेंट कौन है? तो प्रेसिडेंट क्या है? फर्स्ट सिटीजन ऑफ इंडिया, पहला सिटीजन है, ठीक है। लेकिन क्या ये हेड है क्या? तो 2 प्रकार के हेड होते हैं, एक होता है हेड ऑफ गवर्नमेंट और एक होता है हेड ऑफ स्टेट। मतलब कि एक हमारा स्टेट यानी कि यहां पर हम बोल रहे हैं नेशन, और दूसरा है हेड ऑफ, कौन है? दूसरा है हेड ऑफ गवर्नमेंट। तो सरकार का हेड कौन है भैया? सरकार का हेड है प्राइम मिनिस्टर। तो दिस प्राइम मिनिस्टर इज द हेड ऑफ द, कौन इज द हेड ऑफ द गवर्नमेंट। वहीं यदि हम स्टेट की बात करें तो प्रेसिडेंट इज द हेड ऑफ द स्टेट या फिर नेशन।
तो सारा का सारा मेजर काम कौन करता है? मेजर काम करता है प्रधानमंत्री, लेकिन एक्चुअल साइन किसका लगता है? उसमें साइन लगता है प्रेसिडेंट का। यह अंतर आपको समझना पड़ेगा। तो एक होता है, इसी को लीगल लैंग्वेज में हम बोलते हैं, तो लीगल लैंग्वेज में क्या बोलते हैं? इसको बोला जाता है डी फैक्टो हेड। डी फैक्टो हेड मतलब रियल हेड कौन है? तो कौन रहेगा रियल हेड? प्रधानमंत्री। वहीं पर टीजर हेड कौन रहेगा? टीजर हेड रहेगा प्रेसिडेंट। सो दिस इज द डिफरेंस दैट यू मस्ट नो। ठीक है, जैसे जैसे आगे पढ़ेंगे और चीजें क्लियर होते जाएंगे। सबसे पहले हम बात करते हैं प्रेसिडेंट को चयनित कैसे किया जाता है। हाउ इज द प्रेसिडेंट सेलेक्टेड? तो क्या पहला प्रश्न उठता है, क्या प्रेसिडेंट का 3 टर्म सुनोगे आप? इलेक्शन होता है या फिर अपॉइंटमेंट होता है? पहले 2 टर्म ये हैं। यदि आप इलेक्शन क्लिक करते हो तो इलेक्शन में फिर 2 प्रकार से आता है, डायरेक्ट इलेक्शन और दूसरा आता है इनडायरेक्ट इलेक्शन। तो ध्यान दीजिएगा, यदि हम बात करते हैं डायरेक्ट इलेक्शन की, तो डायरेक्ट इलेक्शन मतलब क्या हुआ? डायरेक्ट इलेक्शन मतलब मैं और आप सीधा, जो वोटर होते हैं वो सीधा जाकर वोट कर रहे हैं। दिस इज नोन एज डायरेक्ट इलेक्शन। यदि हम बात करते हैं डायरेक्ट इलेक्शन की, तो किसका होता है डायरेक्ट इलेक्शन? जैसे कि हम मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली, हर एक एक छोटी छोटी कंस्टिट्यूएंसी बनती है। उस कंस्टिट्यूएंसी में क्या बनाया जाता है? एक किसी को रिप्रेजेंटेटिव बनाया जाता है, जिसको कैसे चयन किया जाता है? जिसे डायरेक्ट इलेक्शन के जरिए, मतलब जो उस गांव, उस कंस्टिट्यूएंसी के वोटर होंगे वो खुद आके सेलेक्ट करते हैं और उसका सिलेक्शन होता है। इसे बोला जाता है डायरेक्ट इलेक्शन। इनडायरेक्ट इलेक्शन मतलब क्या होता है? इनडायरेक्ट इलेक्शन मतलब कि जैसे कि हम अभी देखेंगे प्रेसिडेंट का सिलेक्शन कैसे होता है। तो हमने मतलब जनता ने, लोगों ने क्या किया? सेलेक्ट किया। किसको सेलेक्ट किया? एमपी को सेलेक्ट किया, एमएलए को सेलेक्ट किया। और एमपी एमएलए क्या कर रहे हैं? हमारे लिए प्रेसिडेंट को सेलेक्ट कर रहे हैं। तो क्या हम लोगों ने प्रेसिडेंट को सेलेक्ट किया? क्या नहीं किया। लेकिन ये लोग कैसे किए? ये लोगों ने भी क्या किया? वोट किया, और वोट के आधार पर प्रेसिडेंट का सिलेक्शन किया गया। बात समझ में आई? बिकॉज वोट के आधार पर किया गया, इस वजह से इसको क्या बोला जाएगा? इसे कहा जाएगा इनडायरेक्ट फॉर्म ऑफ इलेक्शन। तो सबसे पहली बार इलेक्शन हो रहा है, बट व्हाट इज दिस फॉर्म? दिस इज नोन एज इनडायरेक्ट फॉर्म ऑफ इलेक्शन। आई बात समझ में? वही एमपी एमएलए का कैसा होगा? डायरेक्ट फॉर्म ऑफ इलेक्शन। इसी में यदि हम बात करते हैं अपॉइंटमेंट, अपॉइंटमेंट मतलब कोई चुनाव नहीं, सीधा प्रेसिडेंट ने बोला, क्या बोला? किसी ऑफिसर को अपॉइंट कर दो। जैसे आगे देखेंगे हम जब पढ़ेंगे गवर्नर, तो गवर्नर को क्या करते हैं? क्या गवर्नर का इलेक्शन होता है? क्या कोई इलेक्शन नहीं होता, सीधा प्रेसिडेंट ने साइन किया, जो भी उसे काउंसिल ऑफ मिनिस्टर ने एडवाइस करी, और गवर्नर का सीधा अपॉइंटमेंट हो जाता है। ठीक है, बात समझ में आई? तो यदि हम बात करते हैं एमएलए की, तो एमएलए का कैसा इलेक्शन होता है? डायरेक्ट इलेक्शन होता है। एमपी का कैसा होता है? अगेन डायरेक्ट इलेक्शन। हालांकि इसमें भी कुछ वेरिएशंस हैं, जैसे कि जो लोअर हाउस हैं सिर्फ और सिर्फ उन्हीं का डायरेक्ट इलेक्शन होता है। अभी नहीं जानते, कोई बात नहीं, आप वैसे तो फेमिलियर हो गए आप लोग, बट नहीं जानते तो आगे क्लियर हो जाएगा। तो ये सब में क्या होगा? डायरेक्ट इलेक्शन। आई बात समझ में? वही प्रेसिडेंट का कैसे होगा? प्रेसिडेंट का कैसा इलेक्शन होगा? इनडायरेक्ट इलेक्शन। आई बात समझ में? ठीक है, क्लियर हो गया। यदि हम बात करते हैं प्रधानमंत्री, प्राइम मिनिस्टर, तो क्या प्राइम मिनिस्टर को हमने वोट किया? क्या प्राइम मिनिस्टर को हमने वोट किया? नहीं, हमने मोदी जी को वोट नहीं किया। हमने अपनी कंस्टिट्यूएंसी में एक पार्टी को वोट किया, और उस पार्टी की जो मेजॉरिटी थी, इस केस में बीजेपी या एनडीए मेजॉरिटी जीती, उन्होंने हमारे लिए प्रधानमंत्री को सेलेक्ट किया। सो क्या मोदी जी को हमने सेलेक्ट किया? क्या हमने मोदी जी को सेलेक्ट नहीं किया। सो व्हाट काइंड ऑफ इलेक्शन इज दिस? प्रधानमंत्री के पास क्या है? दिस इज दिस इलेक्शन? नो, इट इज नॉट इलेक्शन, इट इज अपॉइंटमेंट। और कौन कर रहा है अपॉइंटमेंट?
अपॉइंटमेंट कर रहा है, प्रेसिडेंट कर रहा है, लेकिन ऑन द एडवाइस ऑफ द ऐसी पॉलिटिकल पार्टी जो मेजॉरिटी जीती है। बात समझ में आ गई? ये छोटी मोटी चीजें हैं। अब देखिए, यदि हम प्रेसिडेंशियल इलेक्शन के बारे में बात करते हैं तो कौन कौन इनके में पार्टिसिपेट करता है ये जानना जरूरी है। नंबर 1 कौन करता है? पार्लियामेंट के सारे सदस्य। अभी कुछ इसमें एक्सेप्शन है, मैं आपको बताऊंगा। इसमें लोकसभा भी आएगा और दूसरा कौन आएगा? राज्यसभा के एमपीज भी आएंगे। आगे मैं आपको बताऊंगा कि सिर्फ और सिर्फ इलेक्टेड लोग ही, इलेक्टेड ही कौन करते हैं? सेलेक्ट करते हैं प्रेसिडेंट को। तो पहला चीज यदि आप देखोगे इलेक्टेड में कौन होता है? अब किसी भी हाउस में यदि आप देखोगे 2 प्रकार के सदस्य होते हैं, कुछ इलेक्टेड और कुछ नॉमिनेटेड। तो क्या नॉमिनेट भी भैया वोट करेंगे? क्या नॉमिनेट वोट नहीं करेंगे, ये आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। तो कुछ इलेक्टेड, कुछ नॉमिनेटेड। कौन वोट करेगा इस पूरे के पूरे प्रेसिडेंट के सिलेक्शन प्रोसेस में? सिर्फ और सिर्फ इलेक्टेड, इलेक्टेड एमपीस, इलेक्टेड एमएलएस स्टेट असेंबलीज में। अब ध्यान रखिएगा, ऐसा भी हो सकता है कि किसी स्टेट पर 2 हाउस हो, लोअर हाउस यानी कि लेजिस्लेटिव असेंबली, अपर हाउस मतलब कि लेजिस्लेटिव काउंसिल। तो लेजिस्लेटिव काउंसिल वाले वोट नहीं करते हैं। और लेजिस्लेटिव असेंबली में भी कौन वोट करेगा? सिर्फ और सिर्फ इलेक्टेड एमपीस ही वोट करते हैं। बात समझ में आई क्या? तो इलेक्टेड एमपीस ऑफ लोकसभा, इलेक्टेड एमपीस ऑफ राज्यसभा, एमएलएस सिर्फ और सिर्फ लोअर हाउस के, उसमें भी कौन? सिर्फ और सिर्फ कौन? जो इलेक्टेड है, नॉमिनेटेड है, वो वोट नहीं करेंगे। तीसरे नंबर पर आते हैं दिल्ली और पुडुचेरी, मतलब कि ऐसे यूनियन टेरिटरीज जिनकी क्या है? ऐसे यूनियन टेरिटरीज जिनके बारे में क्या है? जिनका क्या है? लेजिस्लेटिव असेंबली है। उनके भी कौन पार्टिसिपेट करते हैं? उनके भी एमएलए पार्टिसिपेट करते हैं। और वो कैसे पार्टिसिपेट करते हैं? सिर्फ और सिर्फ इलेक्टेड एमएलएस ही पार्टिसिपेट करते हैं। अब प्रश्न एक और आता है, यदि हम बात करते हैं ऐसी यूनियन टेरिटरी जिनका लेजिस्लेटिव असेंबली हो, तो एक और नाम आपके पास आना चाहिए। वो कौन सा नाम है? वो नाम है आपका जम्मू एंड कश्मीर। तो जम्मू एंड कश्मीर पहले स्टेट था, बाद में यूनियन टेरिटरी बन गया। आर्टिकल 370 को अबॉलिश कर दिया गया था और ये स्टेट से क्या बन गया? यूनियन टेरिटरी बन गया। अब कुछ बच्चे मेरे पास आए, सर आपने कहा था ऐसी यूनियन टेरिटरी जिसका क्या हो? लेजिस्लेटिव असेंबली हो, वो वोट करेगा। तो क्या जम्मू एंड कश्मीर वोट करेगा? आप बताइए, वोट करेगा क्या? कमेंट में लिखिए, क्या जम्मू एंड कश्मीर वोट करेगा? आंसर है जम्मू एंड कश्मीर वोट नहीं करेगा। प्रश्न उठता है क्यों नहीं करेगा भैया? जब आपने कहा कि यूनियन टेरिटरी, ऐसी यूनियन टेरिटरी जिसकी लेजिस्लेटिव असेंबली हो वो वोट करेगा। वैसा इसलिए किया गया, जब संविधान में संशोधन किया गया, आर्टिकल 370 को हटाया गया, तब उस समय कॉन्स्टिट्यूशन में ये चेंज नहीं लाया गया। क्या चेंज नहीं लाया गया? कि जम्मू एंड कश्मीर भी प्रेसिडेंट के इलेक्शन पर वोट करेगा। यदि ये चेंज लाया गया होता तो जम्मू एंड कश्मीर भी वोट करेगा। ये चेंज ही नहीं लाया गया तो क्या जम्मू एंड कश्मीर वोट करेगा क्या? 2019 में जब चुनाव हुआ तब तो क्या था? इसकी असेंबली ही नहीं थी। 2024 में चुनाव हुआ प्रेसिडेंट का, तब तो था, फिर क्यों नहीं वोट किया गया? क्यों? क्योंकि जब आर्टिकल 370 को हटाया गया उसमें यह प्रोविजन नहीं ऐड किया गया था कि प्रेसिडेंट के चुनाव में जम्मू एंड कश्मीर की लेजिस्लेटिव असेंबली वोट करेगी। बात समझ में आ रहा है? तो अभी तक सीजीपीएससी ने यह क्वेश्चन को नहीं पूछा है, आपको आगे आ सकता है। ठीक है, वाइस प्रेसिडेंट के बारे में भी हम बात करेंगे तो ये इस टाइप के कुछ प्रोविजंस आएंगे, तो ध्यान रखिएगा। क्योंकि अभी वाइस प्रेसिडेंट की पोस्ट खाली है, जगदीश धनखड़ जी ने रिजाइन किया है, तो वो खाली है। तो आगे की क्लास में ये टॉपिक आएंगे जो बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। ठीक है, तो इंपॉर्टेंट क्या है? सिर्फ और सिर्फ इलेक्टेड। कौन इलेक्टेड? एमपीस, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। दूसरा कौन? मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली। ये दोनों वोट करेंगे और इसमें सिर्फ और सिर्फ
लोअर हाउस, और एमपी में कौन रहेगा, लोअर हाउस यानी कि लोकसभा, अपर हाउस मतलब कि राज्यसभा, लेकिन सिर्फ और सिर्फ कौन, इलेक्टेड मेंबर्स। तीसरे में कौन रहेगा, तीसरे में यदि हम बात करते हैं तो दिल्ली और पुडुचेरी। ठीक है, क्या जम्मू एंड कश्मीर वोट करेगा, क्या जम्मू एंड कश्मीर वोट नहीं करेगा। नॉमिनेटेड सदस्य कभी भी वोट नहीं करते। समझ में आ गया आपको। नेक्स्ट हम बात करते हैं कौन इलेक्शन कंडक्ट करता है इस पूरा का पूरा। यदि हम प्रेसिडेंट के बारे में बात करें तो हु कंडक्ट्स द इलेक्शन, तो एक ही बॉडी आपको याद रखना है जो बहुत सारे इलेक्शन कंडक्ट करती है सेंटर और स्टेट लेवल का, वो है कौन सा, हमारा इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। आज की डेट में बड़ी कंट्रोवर्सी में फंसा हुआ है, तो हालांकि वो कुछ ज्यादा प्रेजेंट कंटेम्प्रेरी इवेंट है, लास्ट में मैं आपको जरूर टच कराऊंगा कि कंट्रोवर्सी में क्यों फंसा हुआ है। देखा होगा आपने राहुल गांधी का स्टेटमेंट कि वोटर बैलेंस, वोटर में छेड़छाड़ की गई है, वोटर लिस्ट में क्या किया गया है, चेंजेस लाए गए हैं। ठीक है, तो इलेक्शन कमीशन इनका कंडक्ट करता है। आगे के लिए मैं आपको अभी से बता देता हूं, इलेक्शन कमीशन कौन से बॉडीज का चुनाव कंडक्ट करता है। नंबर 1 भारत के प्रेसिडेंट का, नंबर 2 भारत के वाइस प्रेसिडेंट का, नंबर 3 जितने भी एमपीस होते हैं, एमपी मतलब या तो लोकसभा या तो राज्यसभा के सांसद जो होते हैं उनका कौन कंडक्ट करता है, राज्यसभा का भी कौन कंडक्ट कर रहा है, निर्वाचन आयोग, भारत का निर्वाचन आयोग, और एमएलए उनका भी कौन कंडक्ट करता है, यही इलेक्शन कमीशन। तो लेजिस्लेटिव असेंबली भी और लेजिस्लेटिव काउंसिल भी दोनों कंडक्ट कर रहे हैं यही चीज। बात समझ में आई आपको। बट इंपॉर्टेंट क्या है, इंपॉर्टेंट ये है कि जितनी भी लोकल बॉडीज होती हैं, लोकल बॉडी मतलब पंचायती राज इंस्टीट्यूशन और अर्बन लोकल बॉडी, इनका जो इलेक्शन है कौन कंडक्ट नहीं कर रहा है, उनका इलेक्शन इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया कंडक्ट नहीं कर रहा है। बात समझ में आई क्या आपको। तो यदि मैं आपसे पूछता हूं, एक और प्रीलिम्स का क्वेश्चन आपके लिए तैयार हो जाता है, हालांकि मेंस में भी 2 नंबर के क्वेश्चन इस टाइप से आते हैं। ये क्वेश्चन पूछा गया है, इलेक्शन कमीशन ऑफ विच इलेक्शंस आर कंडक्टेड बाय इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। क्या आप आंसर कर लेंगे क्या इस प्रकार के क्वेश्चन को। विच इलेक्शंस आर कंडक्टेड बाय इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। ठीक है, आंसर कर लोगे, बहुत इजी है। 2 नंबर का क्वेश्चन इस प्रकार से आता है, बहुत आसान वाले क्वेश्चन, ठीक है, आ सकते हैं। तो कौन कौन सा रहता है जो अभी अपन ने डिस्कस किया, प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट, एमपीस, लोकसभा, राज्यसभा और एमएलएस। ठीक है, अब होता कैसे है ये बात आपको मैं समझा देता हूं। तो होता क्या है, सबसे पहले एक सीक्रेट बैलेट होती है। सीक्रेट बैलेट मतलब कोई भी इस पर व्हिप इशू नहीं होती है। इसका मतलब आपको मैं समझाता हूं, व्हिप इशू नहीं होती है। व्हिप इशू नहीं होती है मतलब क्या होता है, नॉर्मली देखो आज के जमाने में कभी भी वोटिंग होती है कोई भी, तो क्या होता है, हर पॉलिटिकल पार्टी का क्या होता है, एक स्पोक्स पर्सन बैठा रहता है, एक पार्टी का रिप्रेजेंटेटिव बैठा रहता है उस हाउस में, उसको कहते हैं व्हिप। तो ये व्हिप क्या करता है, ये आदेश जारी करता है। किसको आदेश जारी करता है, जो इन पार्टी के एमपी एमएलए जो भी हैं वो इनको आदेश जारी करता है कि भैया आपको इस तारीख पर प्रेजेंट होना है या फिर एब्सेंट होना है, आपको इस तारीख पर किसको वोट करना है, ये भी कौन बताता है, ये बताता है व्हिप। यदि किसी पॉलिटिकल पार्टी के एमपी या एमएलए ने इस व्हिप का आदेश नहीं फॉलो किया तो उसको क्या करना पड़ सकता है, उसे एंटी डिफेक्शन लॉ के तहत क्या किया जा सकता है, उसे रिजाइन करवाया दिया जा सकता है। खुद ब खुद भी हटाया जा सकता है या फिर रिजाइन करवाया जा सकता है। एंटी डिफेक्शन लॉ आगे पढ़ेंगे तो डिटेल में मैं आपको बताऊंगा इसके बारे में। बट इसमें यानी कि प्रेसिडेंट के इलेक्शन में क्या होगा, सीक्रेट बैलेट होगा। सीक्रेट बैलेट मतलब कोई भी व्हिप नहीं जारी किया जा सकता। सीक्रेट है मतलब मान लो बीजेपी ने किसी और के लिए व्हिप जारी किया, इस बार के इलेक्शन में बीजेपी ने व्हिप जारी किया था मान लो द्रौपदी मुर्मू के लिए, तो वो पर्सनल बीजेपी के एमएलए या एमपी का डिसीजन है भैया कि आप उसको सपोर्ट करोगे या नहीं करोगे। बात समझ में आती है, ये आपको ध्यान में रखना। नेक्स्ट, ये कैसे होता है,
सिंगल ट्रांसफरेबल वोट। अब देखो होता क्या है, इसका मैं थोड़ा सा आपको समझा देता हूं और ये थोड़ा सा समझा दूंगा तो आपको समझ में आ जाएगा। बेसिकली होता क्या है कि सभी जितने भी वोट करते हैं उनको क्या दिया जाता है, एक लिस्ट दिया जाता है। लिस्ट मतलब 1 2 3 4 ऐसा करके लिस्ट दिया जाता है। जैसे मान लो मिस्टर एक्स पार्टिसिपेट कर रहे हैं, मिस्टर पी, मिस्टर क्यू, मिस्टर आर, या 3 ही मान लेते हैं अभी के लिए, 3 लोग पार्टिसिपेट कर रहे हैं। तो मान लो जो एमपी है वो क्या करेगा, वो वोट करेगा, वो प्रेफरेंस दे देता है कि सबसे पहला मेरा वोट किसको जाएगा, पहला प्रेफरेंस पी को गया, दूसरा प्रेफरेंस एक्स को गया, तीसरा प्रेफरेंस किसको गया, क्यू को गया। ऐसा ही दूसरा, ये MP1 था, MP2 क्या करेगा, MP2 भी एक अपने हिसाब से प्रेफरेंस डाल देगा कि ये इस ऑर्डर पर प्रेफर कर रहा है। तो अब क्या होता है, जब तक एक डेजिग्नेटेड वोट नहीं हासिल कर लेता है, कौन नहीं हासिल कर लेता है, प्रेसिडेंट, तब तक क्या किया जाता है, उसके वोट को ट्रांसफर किया जाता है। तो सपोज मान लो इस एमपी की बात करते हैं, ठीक है, इस एमपी को सबसे कम वोट मिले, लेट अस से मिस्टर क्यू को सबसे कम वोट मिले, तो क्या होगा, मिस्टर क्यू के सारे वोट क्या हो जाएंगे, किसी और को चले जाएंगे। तो लेट अस से मिस्टर क्यू का वोट इसमें तो तीसरे नंबर पे था, तो इसको किसी को मिलेगा क्या, नहीं मिलेगा। लेकिन मान लेते हैं एक MP3 है, उसने पहला वोट इनको दिया, दूसरा वोट इनको दिया, तीसरा वोट इनको दिया। अब मिस्टर क्यू तो रेस से हट गए क्योंकि कोई भी मेजॉरिटी नहीं हासिल कर पाया, तो सबसे नीचे आने वाला क्या होगा, ये प्रेसिडेंट का कैंडिडेट हट जाएगा, तो इनका जो वोट है वो किसको मिल जाएगा, नंबर 2 वाले को मिल जाएगा। और ये तब तक किया ना जाता है जब तक मेजॉरिटी वोट किसको ना मिल जाए, एक कैंडिडेट को ना मिल जाए। एक बार मेजॉरिटी वोट एक कैंडिडेट को मिल गया तो उससे क्या होगा, उससे यह होगा कि फिर उसे राष्ट्रपति डिक्लेयर कर दिया जाता है। बात समझ में आई? दिस इज हाउ इट इज सपोज टू बी। तो ये कौन सा है, ये सिंगल ट्रांसफरेबल वोट। मतलब क्या हो रहा है, जो लास्ट आया उसके वोट क्या हो जाएंगे, ऊपर वाले को ट्रांसफर कर दिए जाएंगे। और प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन सब प्रोपोर्शन में किया जाता है, बाद में इसके बारे में और ज्यादा करेंगे। और एक बार एब्सोल्यूट मेजॉरिटी मिल जाती है तो क्या होगा भैया, तभी वो राष्ट्रपति बनेगा। मतलब कि कोई भी राष्ट्रपति है वो बिना अनुमति के बना होगा क्या, बिना मेजॉरिटी के बना होगा क्या, संभव ही नहीं है। जब तक उसे एब्सोल्यूट मेजॉरिटी ना मिल जाए तब तक क्या होगा, वो प्रोसेस कंटिन्यू होते रहेगा, एक को हटाते जाएंगे, जो लीस्ट वोट वाला है उसको हटा देंगे। बात समझ में आई? ठीक है, दिस इज नोन एज प्रेसिडेंशियल इलेक्शन। ठीक है, ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया है CGPSC मेंस में भी और प्रीलिम्स में तो पूछा ही जा सकता है। ठीक है, तो यदि मैं आपसे पूछूं इलेक्टोरल कॉलेज कौन है प्रेसिडेंट का, तो इलेक्टोरल कॉलेज क्या होता है, वो सारे लोग जो वोट करते हैं प्रेसिडेंट में। तो वोट कौन करता है, सिर्फ और सिर्फ इलेक्टेड मेंबर्स वोट करते हैं। और ये इलेक्टेड मेंबर्स कौन कौन रहते हैं, सबसे पहले MP, और MP में भी 2, लोकसभा या राज्यसभा। फिर MLA में कौन रहता है, लोअर हाउस, मतलब कि मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली और मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल, ये वाले वोट नहीं करते हैं, सिर्फ और सिर्फ इलेक्टेड मेंबर्स। और तीसरे नंबर पर कौन आता है, दिल्ली और पुडुचेरी। अब और जम्मू एंड कश्मीर वाले करते हैं क्या, नहीं करते हैं। ठीक है, ध्यान रखिएगा जब आप नोट्स बनाते हैं, ये प्रैक्टिस आपको हमेशा हेल्प करती है। क्यों हेल्प करती है, क्योंकि यदि आप जम्मू एंड कश्मीर लिख के काट देते हो तो उससे क्या होगा, उससे यह संभावना है कि आपको याद रहेगा कि जम्मू एंड कश्मीर नहीं रहेगा। क्योंकि जब हमारे आसपास जब हम MCQ सॉल्व करते हैं अचानक से एग्जाम में या कभी टेस्ट देते समय, तो हमको ये याद नहीं रहता है। तो यदि आप लिख के काटते हो तो जब जब आप अपने कॉपी के नोट्स पलटाओगे आपको वो स्ट्राइक करेगा। एंड दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू क्रैक एग्जाम। सही समय में याद आना चाहिए। अभी आपको कितनी भी ज्ञान है, कितनी भी जानकारी हो, लेकिन आप सही समय में आपको याद नहीं रहे तो क्या होगा, वो जानकारी बर्बाद हो जाएगी। तो नोट्स बनाए तो ऐसा ही बनाया करिएगा, ये आपको हेल्प करेगा। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करते हैं कौन एलिजिबल है। अब देखिएगा कौन कौन एलिजिबल है। तो यदि आप देखोगे जो प्रेसिडेंट है, जो ऑलरेडी प्रेसिडेंट है, वो क्या है, दोबारा से बैठ सकता है प्रेसिडेंट के लिए। तो ऐसा कोई प्रेसिडेंट है क्या जो दोबारा बना है प्रेसिडेंट? सिर्फ और सिर्फ एक ही प्रेसिडेंट है भारत का जो 2 बार बने हैं।
कमेंट में नाम बताइएगा उनका क्या है, तो वो कौन है बताइएगा। ठीक है, पहले जो प्रेसिडेंट है वो ही सिर्फ 2 बार बने हैं, बाकी कोई भी प्रेसिडेंट 2 बार नहीं बना है। दूसरे नंबर पर वाइस प्रेसिडेंट है, तीसरे नंबर पर गवर्नर और मिनिस्टर्स हैं। ठीक है, माने कि वो पर्सन जो एलिजिबल कौन नहीं होगा, जो ऑफिस ऑफ प्रॉफिट होल्ड करता है। अब प्रश्न ये उठता है, ये ऑफिस ऑफ प्रॉफिट क्या होता है भैया। अब ये बड़ा ही कॉम्प्लिकेटेड चीज है। क्यों कॉम्प्लिकेटेड है? क्योंकि संविधान में इसे डिफाइन नहीं किया गया है। ऑफिस ऑफ प्रॉफिट, ठीक है, सुनना इस बात को, ऑफिस ऑफ प्रॉफिट नाम से क्या लग रहा है कि मुझे किसी पोस्ट से पैसा मिल रहा है, तो क्या होगा, वो ऑफिस ऑफ प्रॉफिट होगा। और ऐसी पोस्ट यदि कोई होल्ड करता है तो वो क्या करेगा, वो राष्ट्रपति नहीं बनेगा, वो राष्ट्रपति बनने के लिए एलिजिबल ही नहीं होगा। ठीक है, बट आप यहां पर देखो, यहां पर क्या लिखा है, सिटिंग प्रेसिडेंट, ये भी पैसा कमाता है, गवर्नर भी क्या पैसा कमाता है, वाइस प्रेसिडेंट, मिनिस्टर, सारे के सारे लोग पैसा कमाते हैं, तो इनको हम क्या नहीं मान रहे हैं। तो ये क्या है, ये एक्सेप्शन है टू ऑफिस ऑफ प्रॉफिट। एक्सेप्शन है मतलब क्यों बोलते हैं, जैसे हम क्या बोलते हैं, सिविल सर्विस। ठीक है, सिविल सर्विस ये एक सर्विस है, ये प्रॉफिट के लिए नहीं है, तो ऐसा ही माना क्या जाता है। जो राष्ट्रपति रहता है, जो गवर्नर रहता है, जो वाइस प्रेसिडेंट या मिनिस्टर रहते हैं, वो प्रॉफिट के लिए अपनी पोस्ट को नहीं होल्ड करते हैं। हालांकि सच अलग है, वो हम उसके बारे में बात नहीं करेंगे। थ्योरेटिकली क्या है, ये सारे क्या करते हैं, कभी भी ऑफिस को प्रॉफिट के कारण नहीं होल्ड करते हैं। तो क्यों करते हैं भैया होल्ड, सेवा भाव से करते हैं। इसीलिए ये सारी पोस्ट को क्या किया गया है, ऑफिस ऑफ प्रॉफिट में क्या किया जाएगा, होल्ड नहीं माना जाएगा। ठीक है, समझ में आ गई बात। नेक्स्ट चीज, अब तो ऑफिस ऑफ प्रॉफिट में कौन कौन और आएगा, तो ऑफिस ऑफ प्रॉफिट मतलब जो कुछ पैसा कमा रहे हैं। ठीक है, नंबर 1 किसी पोस्ट से जो पैसा कमा रहे हैं। अपवाद कौन कौन हो गए, अपवाद मतलब एक्सेप्शन, एक्सेप्शन में क्या क्या हो गया, नंबर 1 प्रेसिडेंट, नंबर 2 वाइस प्रेसिडेंट, नंबर 3 गवर्नर, नंबर 4 जितने भी मिनिस्टर हैं वो सारे के सारे क्या हो गए, इसमें एक्सेप्शन आ गए। ध्यान रखिएगा, क्या इसमें एमपी या एमएलए वो है क्या एक्सेप्शन, वो एक्सेप्शन नहीं है। यदि कोई एमपी रहेगा, एमएलए रहेगा, तो क्या वो राष्ट्रपति पद के लिए खड़ा हो सकता है, नहीं खड़ा हो सकता, क्योंकि एमपी और एमएलए ऑफिस ऑफ प्रॉफिट के अंदर कवर आउट होते हैं। ठीक है, अब फिर ये मैटर गया सुप्रीम कोर्ट के पास। तो हमारी, ये नाम सुना होगा आपने, जया बच्चन जी, तो ये सांसद हैं, अभी भी सांसद हैं। तो जब ये पहले टाइम सांसद थी तो क्या हुआ, इनको कुछ पोस्ट दी गई थी, पार्लियामेंट्री सेक्रेटरी की पोस्ट दी गई थी, समाजवादी पार्टी की एमपी हैं। तो जब इनके पास ये पोस्ट दी गई थी तो क्या हुआ, ये मैटर किसके पास गया, ये मैटर गया सुप्रीम कोर्ट। तो जया बच्चन जी ने बोला कि ऐसा है, मैं कोई सैलरी इस पोस्ट के लिए लेती ही नहीं हूं, तो क्या वो ऑफिस ऑफ प्रॉफिट के अंदर आना चाहिए, क्या नहीं आना चाहिए, क्योंकि ऑफिस ऑफ प्रॉफिट कुछ ना कुछ प्रॉफिट हो। फिर सुप्रीम कोर्ट ने बोला नहीं, ऐसा नहीं है। तो कैसा है, कैसा है, ऐसा है भैया कि यदि आप किसी भी प्रकार का प्रॉफिट, वो जरूरी नहीं है सिर्फ और सिर्फ पैसे, नॉन मॉनिटरी का भी हो, ठीक है, नॉन मॉनिटरी प्रॉफिट हो, तब भी क्या हो, तब भी उसे ऑफिस ऑफ प्रॉफिट बनाया जा सकता है। प्रश्न ये उठता है, अब ये नॉन मॉनिटरी प्रॉफिट क्या होता है, बिना पैसे के बदले प्रॉफिट, हमको तो नहीं पता। तो ऐसा होता है यदि आप किसी सरकारी पोस्ट पर हो और आपका इन्फ्लुएंस से आप अपना कुछ काम निकलवा सकते हो, तो उसे सुप्रीम कोर्ट ने क्या बोला, तो भी वो ऑफिस ऑफ प्रॉफिट के अंदर आएगा। ठीक है, तो ऑफिस ऑफ प्रॉफिट, एक प्रश्न मैं आपको बताता हूं, व्हाट इज ऑफिस ऑफ प्रॉफिट, क्या लिख लोगे, क्या ऑफिस ऑफ प्रॉफिट क्या होता है, जहां पर क्या ये संविधान में डिफाइन किया गया है, इसे संविधान में, कॉन्स्टिट्यूशन में डिफाइन नहीं किया गया है, नंबर 1। तो फिर ऑफिस ऑफ प्रॉफिट क्या हुआ, ऑफिस ऑफ प्रॉफिट वो चीज होती है जिसे क्या किया जाए, जिसे सिर्फ और सिर्फ जहां से हमें प्रॉफिट मॉनिटरी के टर्म्स या नॉन मॉनिटरी टर्म्स में मिले, उसे हम ऑफिस ऑफ प्रॉफिट कहते हैं। ठीक है, बात समझ में आई। तो कोई भी ऑफिस ऑफ प्रॉफिट होल्ड कर रहा होगा तो वो क्या होगा, वो प्रेसिडेंट के लिए एलिजिबल ही नहीं रहेगा।
तो प्रेसिडेंट के लिए क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है? नंबर 1 क्या होना चाहिए? वो भारत देश का नागरिक होना चाहिए भैया। ऑब्वियसली हमारे यहां नागरिक होगा तभी तो हम सबसे महत्वपूर्ण पोस्ट को होल्ड कराएंगे, नागरिक। दूसरा, कितने साल का होना चाहिए? 35 साल या उससे ज्यादा का होना चाहिए। कम से कम कितना? 35 साल का। तीसरा क्या? लोकसभा का सदस्य बनने के लिए उसमें पात्रता होनी चाहिए। ठीक है। अब यही चीज जब हम वाइस प्रेसिडेंट का पढ़ेंगे तो भैया बहुत बार क्या होता है, कंफ्यूजन हो जाता है, तो मैं अभी बता दे रहा हूं। वाइस प्रेसिडेंट में क्या नागरिकता होनी चाहिए? बिल्कुल, उससे भी भारत का नागरिक होना चाहिए, तभी वो सिटीजन बने, तभी वो वीपी बन सकेगा। दूसरा, क्या वो 35+? हाँ बिल्कुल, उसे भी 35 साल से ज्यादा होना चाहिए। तीसरी कंडीशन, क्या वो लोकसभा का सदस्य? हाँ, यहां पर क्या कंडीशन है? यहां पर उसे राज्यसभा के मेंबर बनने के लिए एलिजिबल होना चाहिए। तो अभी जगदीप धनखड़ का रिप्लेसमेंट वाला जो भी कैंडिडेट होगा, तो आप देखिएगा वो भारत के नागरिक होंगे, उनकी उम्र 35 साल से ज्यादा होगी और वो एलिजिबल होना चाहिए राज्यसभा के मेंबर बनने के लिए, मतलब एमपी राज्यसभा बनने के लिए एलिजिबल होंगे। ठीक है। अब प्रश्न ये उठेगा, आप कई लोगों के दिमाग में यहीं पर आएगा कि सर लोकसभा और राज्यसभा की एलिजिबिलिटी अलग अलग है क्या? हाँ अलग अलग है। क्या अलग है? तो भैया कुछ क्लास वेट करो, अगली कुछ क्लासेस में आपको क्लियर हो जाएगा। ठीक है, बात समझ में आ गई? कोई भी डाउट है क्या इसमें? आई होप कोई भी डाउट नहीं है, बन जाएगा। ठीक है, आगे बढ़े। इससे रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चन आपके आए हुए हैं, प्रीलिम्स में भी आए हुए हैं और मेंस में भी आए हुए हैं। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करते हैं कि नॉमिनेशन की प्रक्रिया कैसी होती है। तो क्या होता है, 50 लोगों के प्रपोजर, 50 लोग सेकेंडर्स होने चाहिए, और कितना डिपॉजिट होना चाहिए भैया? सिक्योरिटी डिपॉजिट होता है ये। सिक्योरिटी डिपॉजिट कितना? 15,000 रुपए का। ठीक है, ऐसा क्यों बोल दिया गया भैया? अचानक से राह चलता इंसान है कोई, वो भी बोल दिया कि मुझे भी राष्ट्रपति बनना है, मैं भी नॉमिनेशन फाइल कर दूं, तो क्या इतने सारी प्रक्रिया के लिए उनको हम समय बर्बाद करेंगे? क्या नहीं करेंगे। इसीलिए 50 एमपी आपके शपथ पत्र आपके नॉमिनेशन पर साइन करने चाहिए, प्राइमरी प्रपोजर। 50 लोग सेकेंडरी लेवल पर भी साइन करना चाहिए, और इसके बाद क्या होगा, आपको 15,000 रुपए क्या देना पड़ेगा? सिक्योरिटी डिपॉजिट। तो ये क्या कर रहा है भैया कि आलतू फालतू कोई भी इंसान ऐसा ना हो कि राष्ट्रपति के पद के लिए उम्मीदवारी के लिए खड़ा हो जाए। इसी वजह से क्या होगा, ये 50 प्रपोजर 50 सेकेंडर्स। सेकेंड कितना डिपॉजिट? 15,000 डिपॉजिट रखना पड़ेगा। और यदि आपको 1/6 ऑफ द वैलिड वोट्स, मतलब मान लो 100 वोट डले टोटल, उसमें में से लेटस से क्या हो, लेटस से उसमें से कुछ रिजेक्ट हो जाए, तो कुछ रिजेक्ट हो गए, मान लो 8 वोट क्या हो गया, वैलिड नहीं है, तो वैलिड वोट कितने बचे? 92 वोट्स बचे। तो इसको हम डिवाइड कर देंगे 6 वोट 6 के द्वारा, यानी कि 3, इसको मान लेते हैं 10 वोट। ठीक है, 10 वोट मान लेते हैं, तो ये हो जाएगा 90, कैलकुलेशन आसान हो जाएगा और कोई कारण नहीं है, 305। तो यदि किसी को 15 वोट से भी कम वोट मिले तो क्या होगा, उसका जो 15,000 रुपए है वो क्या किया जाएगा, उसे जब्त कर लिया जाएगा। ठीक है, समझ में आता है क्या? दिस इज नोन एज नॉमिनेशन की प्रक्रिया। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करते हैं इनकी टर्म्स एंड कंडीशन क्या होती है। कितने साल का होता है भैया राष्ट्रपति का पद? 5 साल के लिए होता है। क्या ये दोबारा सेलेक्ट किया जा सकता है क्या? बिल्कुल, जैसे कि हमने देखा है यूएस प्रेसिडेंट, अभी देखा होगा कौन है प्रेसिडेंट? मिस्टर जोकर, डोनाल्ड ट्रंप, ये है प्रेसिडेंट। तो इनका कौन सा टर्म है? ये सेकेंड टर्म है, और वहां का टर्म कितने साल का होता है? 4 साल का होता है। लेकिन 4 साल के बाद डोनाल्ड ट्रंप दोबारा नहीं हो सकते, क्योंकि उनके दोनों टर्म खत्म हो चुके हैं। लेकिन भारत के राष्ट्रपति में कोई नहीं है ऐसी लिमिट, ना कि प्रधानमंत्री में है, ना कि प्रेसिडेंट में है। अनलिमिटेड टाइम से क्या किया जा सकता है, ये प्रेसिडेंट बन सकते हैं। ठीक है, दिस इज द आइडिया ऑफ प्रेसिडेंट। ये कितने समय का टर्म है? 5 साल का। कैन कंटिन्यू अंटिल सक्सेसर, और अनलिमिटेड री इलेक्शंस। कितने बार? अनलिमिटेड टाइम्स। इस बात को समझते हैं कि ये क्या किया जाता है। अब देखो, 2-3 प्रकार होते हैं। मान लो एक प्रेसिडेंट है, इसका टर्म कैसे खत्म होगा? एक क्या हो जाता है, मान लो इनका टर्म क्या होगा, खत्म करने के लिए नंबर 1 क्या हो सकता है, इनका टर्म 5 साल का क्या हो, फिनिश हो जाए, पूरा का पूरा टर्म खत्म हो जाए। एक तरीका ये है। दूसरा क्या तरीका है भैया,
दूसरा तरीका ये है, मान लो इनका कुछ अनएक्सपेक्टेड सिचुएशन हो जाए। अनएक्सपेक्टेड सिचुएशन क्या क्या हो सकती है? जैसे कि ये रिजाइन कर दिए, ठीक है, राष्ट्रपति हैं, अचानक से रिजाइन कर दिए। दूसरा कारण क्या हो सकता है? मान लो बीमार पड़ गए और इसी वजह से इनकी क्या हो गई, डेथ हो गई, ठीक है। तीसरा कारण क्या हो गया? उनको हटा दिया गया ऑफिस से, इंपीचमेंट। ये सारी कंडीशन हो सकती है, ठीक है। और भी कुछ हो सकती है, बाद में बात करेंगे। देखो, इन सारी कंडीशन में क्या होगा, या फिर इनका इलेक्शन भी कई बार वॉइड हो जाता है तो भी क्या होता है, उन्हें हटा दिया जाएगा। इन सारी कंडीशन में आप क्या देखोगे? आप देखोगे एक चीज कि प्रेसिडेंट को यहां पर कौन रिप्लेस कर देगा? यहां पर एक ऑर्डर होता है, यदि प्रेसिडेंट मान लो रिजाइन कर देते हैं तो कौन रहता है? वाइस प्रेसिडेंट, ठीक है। और मान लो वाइस प्रेसिडेंट भी नहीं है तो कौन ले लेता है? चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। सिर्फ और सिर्फ एक बार हिस्ट्री में ऐसा हुआ है जब सीजेआई राष्ट्रपति का पद संभाले। क्यों ऐसा हुआ होगा? क्योंकि राष्ट्रपति की अकस्मात मृत्यु हो गई, उस समय वाइस प्रेसिडेंट की पोस्ट भी खाली थी, तो क्या होगा, कौन संभालेगा पद? सीजेआई। ऐसा मान लो अभी की सिचुएशन देखते हैं, वाइस प्रेसिडेंट की पोस्ट खाली है, प्रेसिडेंट मान लो किसी कारणवश ये तीनों चारों चीजें हो जाती हैं, तो कौन संभालेगा? चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, वो संभालेंगे, ठीक है। ये बात। अब देखो, इसी में यदि हम देखते हैं 5 ईयर का जो टर्म है, ठीक है, 5 साल फिनिश हो गया। अब लेकिन क्या है, यहां पर एक बार यदि फिनिश हो जाता है, एक बार 5 साल का टर्म खत्म हो जाता है, तो क्या अब ये कैसे होगा? तो ऐसे होता है कि टर्म खत्म हो गया तो क्या होगा, मान लो आमतौर पर क्या होता है, टर्म खत्म होने के पहले ही चुनाव हो जाता है और आने वाला जो नया राष्ट्रपति है वो पता रहता है कौन होने वाला है। मान लो कोई ऐसी स्थिति आ गई कि इलेक्शन करना संभव नहीं हो पाया है, ठीक है, इलेक्शन ही नहीं हो पाया है, इलेक्शन नहीं हो पाया है तो क्या होगा? इलेक्शन नहीं हो पा रहा है तो क्या होगा? तो ये जो प्रेसिडेंट है, आउटगोइंग प्रेसिडेंट, आउटगोइंग प्रेसिडेंट क्या करेंगे भैया? यही कंटिन्यू करेंगे, ये कंटिन्यू करेंगे। और ये कब तक कंटिन्यू करेंगे? जब तक कि नया चुनाव ना हो जाए। बात समझ रहे हो? और ये चुनाव खत्म करने की अवधि भी संविधान में दी गई है। तो संविधान में क्या बोला है? कभी भी यदि प्रेसिडेंट की पोस्ट में वैकेंसी आ जाती है तो कौन चुनाव कंडक्ट करता है? बात किया हमने, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया चुनाव कंडक्ट करेगा। ईसीआई वुड कंडक्ट द इलेक्शन। और ईसीआई कितने समय में करेगा? तो इसे 6 महीने के अंदर चुनाव खत्म करना है। बात समझ में आई? 6 महीने के अंदर इसे चुनाव करना है और नए प्रेसिडेंट को सेलेक्ट कर लेना है। So this is about the presidential term and conditions. ध्यान रखिएगा, इस कंडीशन में कौन रहेगा? वाइस प्रेसिडेंट रहेगा यदि ये सारी कंडीशन हो जाती है। और वाइस प्रेसिडेंट भी कितने समय तक मैक्सिमम प्रेसिडेंट बन सकता है? वो बन सकता है मैक्सिमम 6 मंथ्स। यहां पर हम अमेरिकी संविधान देखेंगे और भारतीय संविधान देखेंगे तो फिर हमें थोड़ा सा अंतर समझ में आएगा। क्यों? क्योंकि जो अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन है वहां पर यदि मान लो प्रेसिडेंट की पोस्ट खाली हो जाती है, वैकेंट हो जाती है, तो कौन बन जाता है भैया? वाइस प्रेसिडेंट बन जाता है। और वाइस प्रेसिडेंट कितने समय तक बना रहता है? वो फॉर द रिमेनिंग टेन्योर बना रहता है, ठीक है। तो मान लो ये प्रेसिडेंट है, अचानक से 1 साल बाद प्रेसिडेंट की मृत्यु हो जाती है, रिजाइन कर देते हैं, तो क्या होगा? वाइस प्रेसिडेंट प्रेसिडेंट का पोस्ट संभाल लेगा। कितने समय तक के लिए? 3 साल तक के लिए। वहीं यदि हम इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की बात करते हैं, भारत के संविधान की बात करते हैं, तो क्या होगा? जो प्रेसिडेंट है यदि मान लो उस पोस्ट पर कोई ना कोई वैकेंसी आ जाती है तो वाइस प्रेसिडेंट बनेगा। और वाइस प्रेसिडेंट क्या होगा? कितने समय के लिए बनेगा? मैक्सिमम भैया 6 महीने के लिए ही बनेगा। और इस 6 महीने के अंदर चुनाव कराना जरूरी है। और
एक बार जो नया प्रेसिडेंट बनेगा, यहां पर कोई नया प्रेसिडेंट आएगा, वो कितने समय के लिए प्रेसिडेंट रहेगा? वो फिर से प्रेसिडेंट रहेगा 5 साल के लिए। बात समझ में आई क्या आपको? दिस इज हाउ यू आर सपोज टू डू पॉलिटी। ठीक है, तो ये एक पहली क्लास थी डेमो के लिए, आप लोगों के लिए। आप लोगों को पसंद आई होगी तो कुछ क्लासेस और आप देख सकते हैं, और इससे रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चंस, बहुत सारी माइन्यूट डिटेल्स अभी बाकी है जो हम नेक्स्ट क्लास में डील करेंगे। अभी के लिए थैंक यू एंड हैव अ ग्रेट डे।